चालू हुई है। कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, CAB साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अध्याय अर्थशास्त्र में अध्याय 1 में पालमपुर गांव की कहानी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, जो कि पहला अध्याय है आपका अर्थशास्त्र में। तो सबसे पहले आप लोग पालमपुर गांव की कहानी के बारे में जानेंगे। तो पालमपुर गांव में किस तरह के लोग रहते हैं और कौन कौन सा काम करते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, बच्चे हैं, इनकी इस अध्याय में इनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो पालमपुर गांव की कहानी आंशिक रूप से गिलबर्ट 18 के शोध अध्ययन पर आधारित है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित मूल विचारों का अध्ययन करना है। पालमपुर गांव के माध्यम से गांव में उत्पादन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को समझाया या बताया गया है। तो इसमें पहला है पालमपुर गांव का परिचय। तो पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है। यहाँ मुख्य कार्य खेती है। यहाँ अन्य क्रियाएं भी की जाती हैं, जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए कई प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या मानव निर्मित वस्तुएं और मुद्रा इत्यादि। पालमपुर गांव आसपास के गांव एवं कस्बों से जुड़ा हुआ है। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कई परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 450 के है। गांव में अधिकांश उच्च जात के परिवारों के पास है। ये गांव के धनी लोग हैं और इनके घर ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, जबकि गांव में अनुसूचित जात के लोग भी रहते हैं। इनके मकान मिट्टी और घास फूस के बने हुए हैं। पालमपुर में अधिकांश घरों में बिजली की व्यवस्था है तथा खेतों में नलकूप बिजली से ही चलाए जाते हैं। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी औषधालय भी है। इस प्रकार पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई और विद्यालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का पर्याप्त विकसित तंत्र है। फिर आगे है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का लक्ष्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना है जिनकी हमें या किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 वस्तुएं आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य आवश्यकता प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज। फिर दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करते हैं। फिर दूसरी, कुछ उत्पादन क्रियाओं में आवश्यक कार्यों को करने के लिए बहुत अधिक पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। इनमें अस्थायी रूप से औजार, मशीन व भवन आते हैं। साथ ही कार्यशील पूंजी के रूप में कच्चा माल व नगद धनराशि होती है। कच्चा माल उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाता है।
उत्पादन के लिए एक चौथी आवश्यकता होती है उपभोग हेतु, बाजार में बिक्री हेतु। उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। फिर आगे है पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती किस प्रकार से की जाती है? तो यहाँ स्थिर भूमि है और पालमपुर गांव में खेती ही उत्पादन का प्रमुख साधन है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हैं। खेतों में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में 1960 में से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। इस समय तक गांव के कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बना लिया गया है। नई भूमि को खेती के योग्य बनाकर कृषि का उत्पादन बढ़ाया गया। फिर है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो है तरीका। अब वो कैसे है? पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा की फसल उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के मध्य आलू की खेती की जाती है और सर्दी के मौसम में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए अनाज रखकर शेष गेहूं नज़दीक के बाजार में बेच दिया जाता है। कहने का मतलब है, भूमि के एक हिस्से में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। इसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से राहत द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। कुछ लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है, तो किसानों ने अपने निजी नलकूप लगवाए और जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाकर सिंचाई की सुविधा को और आसान बना दिया। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य और सबसे अच्छी प्रणाली है या नियम है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें उगाते हैं और कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो ये रहा जो है अधिक भूमि पर कौन कौन सा तरीका है। फिर भारत में 1960 के दशक में खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। इस कारण उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। परंपरागत बीजों के कारण कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर
या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये चीज़ें किसानों के पास ही उपलब्ध थी, अतः इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में ही हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों जैसे HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के सुझाव बताए। तो परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों से एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की संभावना थी। इसके फलस्वरूप जमीन के उसी हिस्से या टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज का उत्पादन होने लगा। यद्यपि अत्यधिक उपज वाली प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत अधिक पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का अनुपालन किया और इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। इसी में से कुछ किसानों ने अपना खेती करने के लिए ट्रैक्टरों की व्यवस्था की। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और अधिक उपज देने वाले बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई और किसानों के पास बाजार में बेचने को अब गेहूं की अधिक मात्रा उपलब्ध थी। तो आज इसमें केवल इतनी ही हम चर्चा करेंगे।